नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपसे बात की थी उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत की, जिसका नाम था उद्योगों के अवस्थिति संबंधित सिद्धांत, वेबर महोदय के द्वारा जो दिया गया था। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको और सारी चीज़ें भी बताई थी कि कोई उद्योग किस स्थान पर लगेगा जहां से उसकी लागत कम और लाभ अधिक हो। इससे संबंधित कई विद्वानों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, जहां पर इसे आप देख भी सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे आपसे वेबर महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, उसमें हमने आपको बताया था 1909 में इन्होंने दिया था। किस पुस्तक में? उबरडेन स्टैंडोर्ट डर इंडस्ट्रियन में दिया था, जो कि जर्मन भाषा में था। इसके बाद 1929 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, किस नाम से? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है। इसके बाद ये चित्र आप देख सकते हैं। इनकी मान्यताओं पर भी हमने चर्चा की थी। इनके सिद्धांत को भी हमने बताया था कि उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। इसमें हमने बताया था कि न्यूनतम परिवहन लागत वाला स्थान ही न्यूनतम उत्पादन लागत वाला स्थान होगा, और न्यूनतम लागत वाला स्थान ही उद्योग की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान होगा। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दूसरा बताया था कि जहाँ पर सस्ता श्रम और संरचनात्मक सुविधाएं इत्यादि उद्योगों के स्थानीयकरण को न्यूनतम परिवहन लागत वाला स्थान से विचलित कर सकती हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अक्सर सस्ता श्रम और संरचनात्मक सुविधाओं के द्वारा लाभ अधिक हो रहा है उस जगह से जहां पर न्यूनतम परिवहन लागत वाला स्थान है, तो उद्योग आपका सस्ता श्रम और संरचनात्मक सुविधाओं की ओर खिसक जाएगा, यानी स्थानांतरित हो जाएगा। इसके बाद हमने वेबर के सिद्धांत की व्याख्या करते समय औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक भी बताए थे आपको। ठीक है। मॉडल में हमने देखा था कि उन्होंने दो स्थितियां ली थी। प्रथम स्थिति, जब एक कच्चा माल और एक बाजार हो आपका। ठीक है। दूसरी स्थिति में जब एक से अधिक कच्चा माल और एक बाजार हो। दो कंडीशन ली थी। पहली दशा में क्या था कि जब कच्चा माल सर्वत्र हो और बाजार एक ही हो, तो बाजार के पास लगेगा उद्योग। दूसरी कंडीशन थी कि कच्चा माल जब अशुद्ध हो और स्थानिक हो, तो जो उद्योग है आपका वो कच्चे माल के समीप लगेगा। तीसरी कंडीशन थी कि अगर कच्चा माल शुद्ध है और स्थानीय है, तो जो उद्योग है वो बाजार के पास लगेगा। दूसरी दशा थी कि जब एक बाजार है और दो से अधिक कच्चे माल हैं, तब उन्होंने त्रिभुजाकार मॉडल का उपयोग किया था। और उन्होंने बताया था, इसमें भी दो कंडीशन ली थी, कि जब कच्चा माल ऐसा है जो अशुद्ध है, तो उद्योग जो होगा वो कच्चे माल के पास लगेगा, और जब कच्चा माल है जो शुद्ध है, तो वह बाजार के पास स्थानांतरित हो जाएगा, लेकिन लगेगा त्रिभुज के बीच में ही कहीं पर। तो ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपसे बात की थी। इसके अलावा हमने श्रम प्रभाव पर भी चर्चा की थी आपसे। ठीक है। इसको भी हमने मॉडल के माध्यम से समझा था। इसके बाद आइसोडोपिन के बारे में भी बताया था कि वह रेखाएं जो समान लागत वाले बिंदुओं को मिलाती हैं उन्हें आइसोडोपिन कहते हैं, और जो न्यूनतम श्रमिक लागत वाले स्थान को जोड़ती हैं उन्हें क्रिटिकल आइसोडोपिन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने सामूहिकरण प्रभाव के बारे में भी बताया था इस चित्र के माध्यम से, कि जो उद्योग होगा वो केंद्र में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर संरचनात्मक सुविधाएं अधिक मिल रही हैं, जैसे बैंकिंग की सुविधा, बीमा की सुविधा, सड़कों की सुविधा, परिवहन की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा आदि। ये सभी सुविधाएं बीच वाले स्थान पर ज़्यादा हैं, इसलिए उद्योग जो लगेगा आपका वो सेंटर में लगेगा। और कौन सा उद्योग होगा? हल्का और लघु उद्योग लगेंगे, भारी उद्योग हमेशा बाहर ही लगेंगे। तो यहाँ पर चर्चा की थी हमने यहाँ तक। ठीक है। आगे देखते हैं पार्ट 2 में इसके।
इसमें देखते हैं इन्होंने एक पदार्थ सूचकांक यानी मटेरियल इंडेक्स की बात की थी। तो मटेरियल इंडेक्स था क्या? कच्ची सामग्री का वजन और उत्पादित वस्तु का वजन, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पदार्थ सूचकांक कहते हैं। ठीक है, यानी मटेरियल इंडेक्स कहते हैं। इसे सूत्र रूप में भी देख सकते हैं कि पदार्थ सूचकांक यानी मटेरियल इंडेक्स बराबर कच्ची सामग्री का वजन बटा उत्पादित वस्तु का वजन। ठीक है, तो जब दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है तो बाज़ार आपका कहाँ पे, मतलब उद्योग आपका कहाँ पे स्थापित होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए कि यदि मटेरियल इंडेक्स एक आता है आपका, तो उस स्थिति में क्या है कि जो उद्योग की स्थिति होगी वो कच्चे माल और बाज़ार के मध्य में होगी और अधिकतर बाज़ार के पास ही लगेगा उद्योग। यानी कि MI बराबर 1 कहने का मतलब ये है कि जितने कच्चे माल का इस्तेमाल हो रहा है उतने ही अनुपात में उत्पादित वस्तु का भी वजन है। यानी कि अगर 10 किलो कच्चे माल का उपयोग हुआ है तो बराबर 10 किलो उत्पादित जो वस्तु है, यानी कि जो वस्तु बनाई गई है, उसका वजन भी 10 किलो है। तो ऐसी स्थिति में कच्चे माल और बाज़ार के मध्य में कहीं पे भी लगाया जा सकता है और ज़्यादा संभावना होती है कि वह अधिकतर बाज़ार के पास ही लगेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि MI ग्रेटर दैन 1। दोस्तों ये जो निशान दिख रहे हैं आपको, ये ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है। तो यदि मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक है, मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक है, तो उद्योग जो होगा वो कच्चे माल के पास लगेगा। यानी अब कहने का मतलब ये है कि अगर 10 किलो कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है तो जो उत्पादित वस्तु है उसका जो वज़न होगा वो 2 किलो के आसपास होगा। यानी अशुद्ध कच्चा माल की बात की जा रही है, तो उस स्थिति में जो उद्योग होगा वो कच्चे माल के पास में लगेगा। तीसरी कंडीशन है कि मटेरियल इंडेक्स 1 से कम यानी लेस दैन 1, तो उद्योग बाज़ार के पास स्थापित होगा। अब ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए कच्चा माल हमने 10 किलो वज़न का उपयोग किया है, तो जो तैयार माल होगा यानी उत्पादित वस्तु का जो वज़न होगा वो लगभग 12 किलो के आसपास होगा। यानी कच्चे माल के वज़न से ज़्यादा ही तैयार होगा आपका। तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी ये शुद्ध कच्चा माल है, तो इस स्थिति में जो उद्योग है वो बाज़ार के पास स्थापित होगा। इसके बाद इन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया, स्थानीयकरण भार। ये क्या है? प्रति इकाई उत्पादित वस्तु हेतु कच्चे पदार्थ एवं उत्पादित वस्तु को सब मिलाकर जितने भार का परिवहन करना पड़ता है उसको स्थानीयकरण भार कहते हैं। ठीक है, आप एक बार और समझ सकते हैं कि प्रति इकाई उत्पादित वस्तु हेतु जितने कच्चे माल की ज़रूरत होती है, मान लीजिए कि हम 20 किलो अगर उत्पादित वस्तु का वजन 20 किलो है अगर, तो उसमें कच्चे पदार्थ की जितनी ज़रूरत होती है यानी कच्चे माल की मान लीजिए 10 किलो ज़रूरत है, और उत्पादित वस्तु कितनी हो गई? 10 किलो उत्पादित वस्तु भी है। तो इन सब को मिला कर के जो भार होगा उसको जितना परिवहन करना पड़ेगा वो आपका स्थानीयकरण भार कहलाता है। अब दोस्तों अब हम इनके सिद्धांत की आलोचनाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत होता है वह बिना आलोचनाओं के नहीं बच सकता है। तो वेबर के द्वारा जो प्रस्तुत न्यूनतम परिवहन लागत यानी लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी है, उसके आलोचक हैं हूवर महोदय, हॉटलिन फेटर महोदय, स्मिथ महोदय ने इसके सिद्धांतों की आलोचना की है। और इनकी आलोचना में उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले बताया इन्होंने कि संस्थागत कारकों का अभाव। अब संस्थागत कारकों का कहने का मतलब क्या है इनका? वेबर ने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक स्वरूप में उद्योग की स्थिति की व्यवस्था नहीं की। यानी इन्होंने क्या बताया था कि एक प्रशासन है, यानी या तो राज्य सरकार हो सकती है या केंद्र सरकार हो सकती है। ठीक है, इसके संदर्भ में इन्होंने व्याख्या की थी। लेकिन अगर कहीं पर मान लो साम्यवादी सरकार है, यानी कि केवल केंद्र की सरकार है,
समाजवादी सरकार है यानी दोनों की सरकार है, या प्रजातंत्र सरकार है यानी कि लोगों की सरकार है, तो उस कंडीशन में उद्योग कहाँ पर लगेगा, इसकी व्याख्या वेबर महोदय नहीं कर पाए। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो आलोचना की है वो है साहसिक एवं प्रबंध के महत्व का अभाव। इसका कहने का मतलब ये है कि वेबर ने साहस और प्रबंध के महत्व को भी नकारा है। सन 1920 के पश्चात तकनीकी ज्ञान के द्रुत विकास यानी तीव्र विकास के फलस्वरूप औद्योगिक स्थिति अधिक लचीली बन गई है और इसी स्थिति निर्धारण में ऐसे कारण प्रभावशाली बन गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने बात की थी उस समय तकनीक का बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन 1920 के बाद तकनीकी वृद्धि अधिक हुई है, तो उद्योग अब ऐसे स्थानों पर भी लगाए जा रहे हैं जहां पर परिवहन लागत का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस आधार पर भी उन्होंने आलोचना की। इसके बाद उन्होंने बताया कि यातायात दर अधिक जटिल, क्योंकि आपको पता है वेबर ने बताया था कि दूरी और भार के अनुपात में जो परिवहन लागत है वो बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों आज के समय में जो परिवहन के साधन हैं वो बहुत तीव्र और कम समय वाले हैं, कम लागत वाले भी उपलब्ध हैं, जिनसे कम समय में हम अधिक दूरी तक किसी भी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। जैसे आपका है जल यातायात। जल यातायात के माध्यम से हम भारी से भारी सामान कम लागत पर दूर स्थानों तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो आज के समय में यातायात लागत का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। इसके बाद एकत्रीकरण प्रभाव, सॉरी दोस्तों ये चौथा छूट गया दोस्तों। कच्चे माल के स्रोत एवं बाजार के बीच दोषपूर्ण स्थिति। इसको इन्होंने बताया कि सामान्य रूप से यह देखा गया है कि न्यूनतम लागत स्थल कच्चा माल स्रोत एवं बाजार होते हैं। उस स्थल की स्थिति इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती। ऐसा होने पर माल के लदान और उतारने से लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत वेबर ने स्थिति इन दोनों के बीच की बताई थी। यानी वेबर ने बताया था कि जो उद्योग होगा वह कच्चे माल और बाजार के बीच में लगेगा, लेकिन आज के समय में ऐसी कंडीशन नहीं है कि इन दोनों के बीच में ही लगेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर भी आलोचना हुई। यातायात प्रभाव आपको बता ही दिया। इसके अलावा एकत्रीकरण के प्रभाव। वेबर द्वारा प्रयुक्त सम लागत परिवहन रेखा यानी आइसोडोपिन अतिशयतापूर्ण है। यह कल्पना मात्र है कि एकत्रीकरण के लाभ प्राप्त करने हेतु कारखाने अपने पूर्व निर्धारित स्थल से हटते हैं। वास्तविकता यह है कि बड़े कारखाने अपनी आवश्यकता एवं भावी विस्तार की संभावना के कारण स्थानांतरण पसंद ही नहीं करते। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बताया था एकत्रीकरण में कि किसी स्थान पर अगर संरचनात्मक सुविधाएं ज़्यादा हैं तो हल्के उद्योग इस स्थान पर स्थानांतरित होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आज के समय में देखा जाता है कि जो उद्योग है वो अपने मूल स्थान से हटना ही नहीं चाहता, चाहे उसे किसी जगह पर कितनी भी संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस आधार पर भी इनके सिद्धांत की आलोचना होती है। इसके अलावा है कि पूर्ण प्रतियोगिता पर मांग एक सी नहीं रहती है। दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, यानी जितनी चीज़ों की मांग है उतनी ही चीज़ों की पूर्ति होती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आज के समय में दोस्तों देखा जाता है कि जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है वहाँ मांग अधिक ही बनी रहती है, पूर्ति का हमेशा अभाव ही बना रहता है। ठीक है, तो इनकी ये बात भी आपकी गलत हो जाती है। इसके बाद अगला है कि न्यूनतम लागत बिंदु अधिकतम लाभ बिंदु नहीं। यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने बताया था कि उद्योग उसी स्थान पर लगेगा जहाँ पर न्यूनतम लागत आती है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर जहाँ पर न्यूनतम लागत आती है आपकी वहाँ पर लाभ भी बहुत अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक पहाड़ी क्षेत्र है अगर,
पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न्यूनतम परिवहन लागत आती है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर और विभिन्न प्रकार की बहुत सारी लागत आए, या हो सकता है वहाँ की जलवायु ही अनुकूल ना हो, तो भी उद्योग वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। तो इस आधार पर भी आलोचना होती है। इसके बाद है कि उत्पादन लागत समान मानना दोषपूर्ण। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वेबर ने विभिन्न कारखानों में उत्पादन लागत को समान माना है, जो कि संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एक उद्योग यहाँ पे लगा है, एक उद्योग यहाँ पे लगा है, तो ये भी आपकी चीनी का उत्पादन कर रहा है और ये भी चीनी का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन दोनों की जो लागत होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। जबकि वेबर ने क्या बताया था कि इनमें समान लागत आएगी, तो ये भी गलत है। मूल्यों में उतार चढ़ाव को नहीं मानना। यानी वेबर महोदय ने मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी नहीं माना है और ना ही इससे मांग के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसे माना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना होती है। इसके बाद अगर दोस्तों हम आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, इन आलोचनाओं के बावजूद वेबर के सिद्धांत का अपना एक महत्व है। महत्व क्यों है? क्योंकि आज भी यह सिद्धांत चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य सामग्री उद्योग के स्थानीयकरण की सटीक व्याख्या करता है। यानी कि वेबर महोदय ने अगर ये सिद्धांत 1909 में दिया था, तो इस सिद्धांत को हम पूर्णतः आज के समय में नहीं नकार सकते, क्योंकि बहुत से उद्योग हैं जो इसी सिद्धांत के अनुसार ही होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग और खाद्य सामग्री उद्योग। कुछ भूगोलवेत्ताओं का यह भी कहना है कि समुद्री तट के किनारे विकसित होने वाले इस्पात उद्योग वर्तमान समय में वेबर के सिद्धांत के अनुरूप ही हो रहे हैं, जैसे भारत का विशाखापत्तनम, जापान का कोबे, यूएसए का बाल्टीमोर और इसके अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि विशाखापत्तनम भी अपने कच्चे माल के पास ही लगा है। कोयला इसका कच्चा माल है, तो जहाँ पर विशाखापत्तनम लगाया गया है उद्योग, कोयले जो कच्चा माल है कोयला उसी के पास लगाया गया है, ठीक है। तो इस्पात उद्योगों की अधिक व्याख्या कर पाता है। इसके बाद अगर हम इस सिद्धांत के पूर्णतः निष्कर्ष की बात करें अतः ऊपर के तथ्यों से स्पष्ट है कि कुछ खामियों के बावजूद, यानी कुछ आलोचनाओं के बावजूद, वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत चिर संवतकालीन सिद्धांत है। यानी चिर संवतकालीन कहने का मतलब है कि आज भी यह सिद्धांत प्रासंगिक है। यह सिद्धांत सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और लौह इस्पात उद्योगों के स्थानीयकरण की सटीक व्याख्या करने में सक्षम है, ठीक है। तो आज भी हम वेबर के सिद्धांत को पूर्णतः नहीं नकार सकते, क्योंकि बहुत से उद्योगों के स्थानीयकरण की व्याख्या यह आज भी करता है। क्योंकि जैसे आपका सूती वस्त्र उद्योग है, यह हमेशा बाज़ार के पास ही लगता है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो शुद्ध होता है। तो वेबर ने भी बताया था कि शुद्ध कच्चा माल अगर है तो उद्योग बाज़ार के पास लगेगा। तो आज भी सूती वस्त्र उद्योग बाज़ार के पास ही लगते हैं। चीनी उद्योग हमेशा कच्चे माल के पास लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीनी उद्योग में जो कच्चा माल यानी गन्ने का इस्तेमाल होता है, गन्ना एक अशुद्ध कच्चा माल है, ठीक है। तो वेबर ने भी बताया था कि अशुद्ध कच्चा माल अगर है तो उद्योग कच्चे माल के पास में ही लगेगा। तो चीनी उद्योग आज भी गन्ना जो कच्चा माल है उसी के आसपास ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग, इसके जो कच्चे माल हैं जैसे कि आपका है कोयला है, क्रोमियम है, ये सब कच्चे माल हैं, ठीक है। और ये अशुद्ध कच्चे माल हैं। तो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना भी कच्चे माल के पास में ही होती है। और वेबर ने भी बताया था कि अशुद्ध कच्चा माल अगर किसी उद्योग में लग रहा है तो उद्योग कच्चे माल के पास में ही लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि वेबर का सिद्धांत
1909 में जितना प्रासंगिक था उतना आज नहीं है, लेकिन कुछ उद्योग के स्थानीयकरण में ये आज भी अहम भूमिका निभाता है और अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पीडीएफ आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया जा चुका है। इस वीडियो में भी उस पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात आपसे करेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।